मैं विक्रम चौहान अब तक कई अजीब और डरावने केस सुलझा चुका हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने रूम नंबर 13 में देखा था उसने मेरी सोच की हर दीवार तोड़ दी थी। मैं चाहता था कि कुछ समय आराम करूं, खुद को उस डरावनी जगह की परछाइयों से बाहर निकाल सकूं, मगर मेरी किस्मत शायद मुझे चैन लेने देने के मूड में नहीं थी। 3 दिन बाद ही एक कॉल आया। सामने से आवाज आई, सर, मेरा नाम भावना मलिक है। मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में रहती हूं। मेरे फ्लैट में कुछ अजीब हो रहा है। हम सबके शीशे वो ठीक से काम नहीं कर रहे। मैंने सोचा शायद ये कोई अंधविश्वासी औरत है या फिर कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन जब उसने कहा कि उसके पति की मौत उसी कमरे में हुई थी और पुलिस ने इसे हार्ट अटैक बताया, तभी मेरे कान खड़े हो गए। आपका क्या शक है? मैंने पूछा। उसने कहा, मुझे लगता है किसी ने उसे मारा है और जो कुछ भी किया है वो अब भी हमारे शीशे में छुपा है। मैंने पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? जी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं वहम और दिमागी बीमारियों को समझ सकती हूं, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो मेंटल नहीं है। मैंने कुछ पल सोचा और फिर हाँ कहा। डर या वहम में फर्क करना मेरा काम है। मैं दिल्ली पहुंचा। भावना का अपार्टमेंट मॉडर्न और महंगा था। अंदर घुसते ही पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो था घर में बहुत सारे शीशे थे। ड्राइंग रूम, डाइनिंग, बेडरूम, यहां तक कि हॉलवे में भी, और सब के सब बड़े और चमचमाते। भावना ने मुझे उस कमरे में ले जाकर दिखाया जहां उसके पति की मौत हुई थी। वहां एक दीवार पूरी तरह से शीशे से ढकी हुई थी, फर्श से लेकर छत तक। उस रात वो इसी शीशे के सामने खड़ा था, भावना बोली। फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मैं बस बाथरूम में थी। 1 मिनट भी नहीं हुआ था। मैंने शीशे को गौर से देखा। उसका फ्रेम पुराना था, बाकी घर की तुलना में कुछ अलग। मैंने पूछा, क्या ये बाकी घर के साथ लगाया गया था? भावना ने सिर हिलाया। नहीं, ये शीशा इस घर में पहले से था। हमने इस दीवार को रेनोवेट किया था, लेकिन शीशा हटवाने पर मजदूरों ने मना कर दिया। कहने लगे इसे छेड़ने से अनहोनी होगी। अब बात दिलचस्प हो गई थी। रात मैंने उसी कमरे में रुकने का फैसला किया। भावना और उसका बेटा दूसरे रूम में थे। मैं अकेला था। सामने वही विशाल शीशा और टेबल पर मेरी नोटबुक और रिकॉर्डर रखे हुए। लगभग 2 बजे रात को मेरी नींद खुली। कमरे में एकदम सन्नाटा था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं उठा, टॉर्च जलाई और शीशे की तरफ देखा, और वहां कुछ था। मैंने शीशे में अपनी परछाई देखी, मगर वो वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी। मैंने पलकें झपकाईं, 2 कदम पीछे हटा। पसीना मेरी गर्दन से नीचे बह रहा था। परछाई अब भी वही थी, मुस्कुराती हुई। और फिर उसके होंठ खुले। तुमने मुझे देख लिया, उसने कहा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। शीशे की परछाई मेरी नहीं थी। उसकी आंखें मेरी जैसी नहीं थी। वो ठंडी थी, खाली और काली। मैंने पलटकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा जाम था। तुम बाहर नहीं जा सकते विक्रम, अभी बहुत कुछ बाकी है, आवाज गूंजी। मैंने शीशे पर मुक्का मारा, लेकिन शीशा टूटा नहीं। उसके अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे धुंध में कोई चेहरा, कोई शरीर, कोई और मैं। रात भर मैं उस कमरे में रहा और सुबह होते ही भावना को सब बताया। मैंने अपने पति को मरते नहीं देखा, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे पता है उसने क्या देखा होगा। मैंने पुलिस से उस शीशे को हटवाने के लिए कहा, मगर वो शीशा दीवार से जुड़ा नहीं था, वो उसमें ढला हुआ था। एक शाश्वत आईना, जैसे किसी दूसरे आयाम का दरवाजा। और अब मुझे यकीन था, ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये किसी ऐसे की वापसी थी जो कभी गया ही नहीं।
मैंने 2 दिन उसी अपार्टमेंट में गुजारे, ज्यादा वक्त उसी कमरे में जहां वो शीशा था। पहले दिन के बाद भावना और उसका बेटा किसी रिश्तेदार के घर चले गए। मैं वहां अकेला रह गया, जानबूझकर। मैं चाहता था कि वो जो भी है वो सामने आए। मुझे आदत है ऐसे डर को आंखों में आंखें डालकर देखने की, लेकिन इस बार डर किसी इंसान में नहीं था, वो कांच के पीछे था और शायद मुझे खुद से ज्यादा जानता था। तीसरे दिन शाम को मैं उस शीशे के सामने बैठा था, एक रिकॉर्डर ऑन किया और खुद से बात करने लगा। क्या तू है? मैंने पूछा। कई सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। मैंने उठकर शीशे के सामने खड़े होकर कहा, तू क्या चाहता है? और फिर वो परछाई फिर लौटी, पर इस बार उसका चेहरा साफ था, बिल्कुल मेरा चेहरा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा, जैसे किसी ने उसे खींचकर बिगाड़ दिया हो। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने आप को देख सकते हो विक्रम? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या तुम जानते हो कि असली विक्रम कौन है? उसने फिर पूछा। मुझे पहली बार लगा कि ये कोई आत्मा नहीं थी, ये कोई ऐसा था जो खुद को मैं समझता था। मैंने तुरंत शीशे की जांच शुरू की, पीछे दीवार को ठोका, थर्मल कैमरा से तापमान देखा, पर सब सामान्य था। पर शीशे की सतह पर मेरा हाथ रखने पर कुछ बदला, जैसे एक ठंडी सांस कांच के दूसरी तरफ से आई और मेरे हाथ में उतर गई। रात को नींद नहीं आई। मैंने अपने पुराने कांटेक्ट से बात की। एक प्रोफेसर थे, नाम था डॉक्टर ईशान घोष, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाते थे। वो शीशा देखने अगले दिन आ गए। घंटों तक उन्होंने शीशे को देखा, ट्यूनिंग फोर्क से आवाजें सुनने की कोशिश की, कुछ मंत्र पढ़े, फिर बोले, ये साधारण शीशा नहीं है, ये शायद प्राचीन उत्तर भारत की एक खास विधा से जुड़ा है, प्रतिबिंब बंधन। मैंने पूछा, इसका मतलब? उन्होंने जवाब दिया, पुराने जमाने में ऐसे शीशे बनाए जाते थे जिनमें आत्माओं को कैद किया जा सकता था। इन्हें दर्पण द्वार कहते थे। मतलब कोई आत्मा इसमें फंसी है? मैंने पूछा। वो बोले, शायद, या फिर कोई परछाई। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैं बाथरूम में गया था। जब बाहर निकला तो देखा शीशे में मेरी परछाई नहीं थी। मैं सामने खड़ा था, लेकिन कांच खाली था। और तभी जमीन पर मेरी नोटबुक अपने आप पलटने लगी। पन्ने खुद ब खुद उड़ने लगे, जैसे किसी ने जोर से फूंक मारी हो। मैंने शीशे की तरफ देखा और वहां वो खड़ा था, वही दूसरा मैं, पर इस बार उसके हाथ में एक छुरी थी, खून से सनी हुई। उसने कहा, वो पहला नहीं था विक्रम, और तुम आखिरी नहीं हो। मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैं पलटा, कोई नहीं था। कमरे में एकदम ठंडक फैल गई। रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक आवाज रिकॉर्ड हुई, एक बच्चे की, बेहद धीमी पर साफ। अंकल, कैन यू हेल्प मी? मैंने कांपते हुए रिकॉर्डिंग वापस चलाई। उसी आवाज में फिर से सुनाई दिया, मुझे उसके अंदर मत भेजो, वो मेरा चेहरा ले लेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई बच्चा उस शीशे में जा चुका था और शायद बाहर नहीं आ पाया। मैंने खुद से वादा किया, मैं इस आईने की सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। लेकिन सवाल यह था, वो दूसरा मैं कौन था? और असली मैं क्या अब भी बाहर हूं? उस रात के बाद मैंने उस अपार्टमेंट को खाली करवा दिया। भावना और उसका बेटा अब किसी रिश्तेदार के यहां थे। मैं वहां अकेला था और यह अकेलापन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि मैं जान गया था कि जो भी उस शीशे में है वो तभी सामने आता है जब इंसान अकेला होता है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर घोष से मिलने का फैसला किया। वो मुझे अपनी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब दिखाते हुए बोले, यह किताब अनदेखी छवियों पर है। इसमें एक अध्याय है दर्पण द्वार और प्रतिबिंब आत्माएं। यहां लिखा है कि कुछ दुर्लभ शीशे ऐसे होते थे जो इंसान की परछाई नहीं
उसकी चेतना को प्रतिबिंबित करते थे। मैंने पूछा, मतलब हमारी आत्मा? ठीक समझे, उन्होंने कहा। और अगर कोई शीशा पुराना अभिशप्त या किसी आत्मा से जुड़ा हो तो वो चेतना को अपने भीतर कैद कर सकता है। ऐसे शीशे में देखना एक तरह का द्वार खोलना होता है, और अगर सामने वाला तुमसे ज्यादा मजबूत हुआ तो वो तुम्हें बदल सकता है। मेरे भीतर कुछ कांपा। क्या वाकई मैं वही हूं? क्या वो जो शीशे में था वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है? मैंने प्रोफेसर से पूछा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका इलाज क्या है? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, केवल एक तरीका है, उस शीशे की उत्पत्ति को जानो। वो कहाँ बना, किसने बनाया और किसके लिए? मैंने तुरंत भावना से संपर्क किया। उसने बताया कि जब उन्होंने ये अपार्टमेंट खरीदा था तो वो शीशा पहले से था। सिर्फ एक बार उसने एक पुरानी बुजुर्ग महिला को वहां देखा था जो कह रही थी, इस आईने को मत छुओ, इसमें मेरी बहन अब भी है। हमने बिल्डिंग की पुरानी फाइलें खंगालना शुरू किया और एक नाम सामने आया, राजकुमारी नूरजहां बेगम, जो 1920 में इस जगह पर रहती थी। उस समय ये जगह एक हवेली हुआ करती थी और उसके बारे में कई अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि राजकुमारी का जुड़वा भाई था जो मानसिक रूप से अस्थिर था। राजकुमारी ने उसे दुनिया से छुपा कर रखा और एक दिन वो गायब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, एक शीशा जिसके सामने खड़ा होकर वो घंटों खुद से बातें करता था। मैंने तहकीकात जारी रखी। पुराने नगर अभिलेख में मुझे एक और बात पता चली। 1942 में इसी जगह एक अंग्रेज अफसर की मौत हुई थी। उसकी रिपोर्ट में लिखा था, मृत्यु हृदयाघात से नहीं हुई। उसके दिल में डर था और मरने से पहले वो अपने शीशे से बात कर रहा था। अब ये महज एक संयोग नहीं था, ये एक पैटर्न था। हर 20 से 25 साल में कोई न कोई उस शीशे के सामने मर रहा था। मैंने उस रात अकेले शीशे के सामने बैठने का फैसला किया। मैंने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी, सिर्फ एक लाल बल्ब जलाया, वही जो आत्मा संपर्क में प्रयोग होता है। मैंने अपने सामने दीपक रखा, आंखें बंद की और बस एक सवाल पूछा, तू कौन है? और फिर धीरे धीरे शीशे में कुछ बनता गया। पहले एक चेहरा, फिर एक धुंधला शरीर, फिर एक हाथ जो शीशे के इस पार निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम बनने से डरते हो। मैंने पूछा, तू मेरा अक्स है? उसने कहा, नहीं, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। वो अब पूरी तरह बाहर निकलने लगा था। मैं पीछे हटा पर शीशे से एक झटका सा आया, जैसे हवा फट गई हो। कांच के अंदर से जोर की चीख निकली, एक बच्ची की। मां, मुझे बाहर निकालो, वो मुझे ले जाएगा। मैं कांप गया। मैंने शीशे की सतह पर देखा, अब उसमें सिर्फ चेहरों की भीड़ थी। हर कोई चिल्ला रहा था, कोई बाहर आना चाहता था, कोई अंदर बंद था, पर उन सब में से एक चेहरा मेरा ही था। मैंने नोटिस किया कि जब मैं पीछे हटता हूं, वो परछाई और तेजी से बाहर निकलती है। तभी मुझे समझ आया, अगर मैं डरूं, पीछे हटूं, तो मैं अपनी जगह खो बैठूंगा। मैंने एक आखिरी कोशिश की। उस शीशे के सामने जाकर खड़ा हुआ और पूरी ताकत से कहा, मैं विक्रम चौहान हूं और मेरा अक्स कोई और नहीं हो सकता। कांच फट गया, धुएं का गुबार उठा, पूरे कमरे में बर्फ जैसी ठंड फैल गई और फिर सब शांत। लेकिन क्या वो गया या बस फिर से अंदर चला गया? क्या अगली बार वो किसी और के चेहरे में नजर आएगा, या मैं अब भी मैं ही हूं? उस रात के बाद मैं कुछ दिन के लिए शांति में रहना चाहता था, लेकिन दिमाग शांत कहाँ था। रात को जब भी आंखें बंद करता, वही आईना, वही चेहरे, वही आवाजें फिर से जहन में लौट आती। मैंने खुद से एक वादा किया था, इस बार मैं अधूरी कहानी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने उस शीशे की असली जड़ तक पहुंचने की ठानी। डॉक्टर घोष से बात करते हुए हमने तय किया
कि हमें राजकुमारी नूरजहां के वंशजों की तलाश करनी होगी। कुछ हफ्तों की तलाश के बाद हमें एक नाम मिला, मोहम्मद रहमान, जो अब लखनऊ में रहते थे। मैं लखनऊ पहुंचा और उनसे मिलने गया। उनके घर की दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी थीं। उनमें एक तस्वीर मुझे झटका देने वाली लगी। एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल उसी परछाई जैसा दिखता था जिसे मैंने शीशे में देखा था। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे दादा थे, अली अकबर। उनकी जुड़वा बहन थी नूरजहां। तो वही राजकुमारी? मैंने कहा। हाँ, उन्होंने सिर हिलाया। लेकिन हमारे परिवार में उनके बारे में बात करना मना है। मैंने जब पूछा कि क्यों, तो वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि दादी कहती थी कि नूरजहां ने अपने भाई को जिंदा आईने में कैद किया था। मैं सन्न रह गया। कैसे? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, एक तांत्रिक से मिलकर। अली अकबर धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे थे। वो रात भर आईने से बातें करते रहते थे। कहते थे कि कोई अंदर है। राजकुमारी को डर था कि वो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगा, तो उसने एक विशेष यंत्र बनवाया, वही आईना जिसमें उसने अपने भाई की चेतना को बंद कर दिया। तो वो अब भी अंदर है? शायद, उन्होंने कहा, लेकिन अगर आईने के सामने कोई कमजोर आत्मा खड़ी हो तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। अब सब साफ हो गया था। वो दूसरा मैं, वो मेरी चेतना नहीं थी, वह जो सालों से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मैं वापस दिल्ली लौटा। वो अपार्टमेंट अब बंद कर दिया गया था, लेकिन मुझे अंदर जाना था। मैंने भावना से चाबी ली और एक बार फिर उस कमरे में घुसा। इस बार मैं अकेला नहीं गया था। मैं अपने साथ एक विशेष डिवाइस लाया था, आवाज की तरंगों को पकड़ने वाला टेस्ला रिसीवर, जिससे अतीत की ध्वनियां पकड़ी जा सकती थीं। जैसे ही मैंने उसे ऑन किया, कमरे में धीमी आवाजें गूंजने लगीं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं बाहर आना चाहता हूं। तू मेरा चेहरा क्यों पहनता है? मैंने देखा, शीशे में फिर से हलचल शुरू हो गई थी। इस बार मैंने डर के बजाय शांत मन से एक दिया जलाया। डॉक्टर घोष ने कहा था कि उजाले में परछाई अपनी ताकत खो बैठती है। मैंने आईने के सामने बैठकर श्लोक पढ़ने शुरू किए। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक शीशे में अली अकबर का चेहरा साफ दिखा। वो चिल्लाया, तू मेरा रास्ता रोक रहा है। मैंने कहा, नहीं, मैं तुझे मुक्ति देने आया हूं। उसने कहा, मैं बाहर आ चुका हूं विक्रम, और इस बार तुम लौटकर नहीं जाओगे। आईना थरथराने लगा। कमरे की दीवारों से तस्वीरें गिरने लगी। हवा ठंडी होती गई। एक काली परछाई कमरे के बीचों बीच बन गई, इंसानी आकार की, पर चेहरा धुंधला। मैंने दिए की लौ उसकी ओर घुमाई। वो चीख पड़ा, मैं बाहर आना चाहता हूं, मैं असली हूं। मैंने आंखें बंद की, शांति से कहा, तेरी मुक्ति इसी दर्पण में है। तू मेरा नहीं, अपने समय का अक्स है। उसने आखिरी बार चिल्लाया। फिर सब कुछ शांत हो गया। आईना फूट गया। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए और उनमें एक चेहरा था, शांत, मुस्कुराता, जैसे किसी को मोक्ष मिल गया हो। मैंने वो टुकड़े एक लोहे की संदूक में बंद कर दिए। उस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए सील करवा दिया गया और मैं फिर से अपने बाकी मामलों की ओर लौट गया। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार जब आईने में खुद को देखता हूं तो लगता है कोई और भी है जो मुझे देख रहा है। ये थी द मिरर मैन की दास्तान। क्या अगली बार विक्रम फिर किसी आईने में झांकेगा? क्या वो मुक्ति दिला पाया या सिर्फ अपना अक्स खो बैठा? अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नया रहस्य, एक नई साजिश और शायद एक नया डर। तैयार रहिए मेरे अगले केस के लिए।